पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है, जितनी एनर्जी खर्च होती है, उसी एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये फोर्स से बंधे होते हैं, तो इस फोर्स को तोड़कर, तो इस फोर्स को तोड़ने में कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी खर्च होगी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, खर्च होती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज एक कोई मेटल है, उस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन ये याद रखनी है कि हमेशा एटम को गैसियस एटम लेना है, क्योंकि गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव हो जाता है। दूसरा, आइसोलेटेड रहना है। जैसे कोई गैस में कई एटम है, तो एक एटम को अगर हम अलग करके देखेंगे तो उससे हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी पता लग जाएगा। तो आइसोलेटेड का मतलब है एक एटम को अलग करके देखें और गैसियस फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक सॉलिड, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो अगर हमने एनर्जी दी तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड से फिर गैस में, तो हमें एनर्जी का पता नहीं लग पाएगा। इस वजह से गैसियस एटम में हमेशा लेना चाहिए। तो गैसियस एटम और आइसोलेटेड करके देखेंगे, उसे अलग करके देखेंगे, फिर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड हो रही है, खर्च हो रही है, तो हमेशा याद रखना कि ये कैसी रिएक्शन होगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं निकल रही, इसमें एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही, खर्च होती है, तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालते तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, सेकंड, अब फिर एक, जैसे एक पॉजिटिव है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो दो प्लस आ जाएंगे, तो इसे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। सपोज सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यानी पे एक प्लस आ गया, और इसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात आती है कि आयोनाइजेशन चूंकि एक एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट, ये इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट या आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जब इसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पोटेंशियल के लिए होता है, और एक दूसरे में हम चेंज भी कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर इतने किलो जूल पर मोल बराबर इतने जूल किलो कैलोरी पर मोल। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग गई, फिर अब एक इलेक्ट्रॉन को निकल जाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है, बट प्रोटॉन तो ज्यादा रहेंगे। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है उसी के इक्वल रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं। तो अब इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस प्रोटॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो अब फिर से दोबारा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो और उसे अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अगर एक और निकाल दिया तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो और इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है हमेशा सेकंड से, सेकंड की ज्यादा होती है हमेशा फर्स्ट से। तो इसी को लगातार जो हम लोग कार्बन इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आता है टॉपिक इसी में कि कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्टेड करते हैं। सब नंबर 1, एटॉमिक साइज। देखो, एक कोई एटम है, ये है छोटे साइज का, एक बड़े साइज का एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल। अब हम देख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस और प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और हमें कूलाम का रूल कहता है F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रेडियस अगर कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस कम है, तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। और जब इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब है कि अगर साइज बढ़ेगा,
साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। दूसरा आता है न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं, ENC। उसमें Z माइनस सिग्मा जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, वो अलग बात है, बाद में बताएंगे। तो अभी न्यूक्लियर चार्ज से समझो। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है कि इनर ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं जो इस टाइप से न्यूक्लियस को पूरे को कवर कर लेते हैं, एक दीवार टाइप से बन जाती है। अब क्या होता है कि इस न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं हो पाता है पूरा, तो ये अट्रैक्शन मान लो कम हो रहा है, तो जब कम होगा अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। इसका मतलब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, मतलब जितने अंदर इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उससे क्या होगा कि इनका अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, अट्रैक्शन अगर कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। अब आता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब है जैसे P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 और F में 7, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, F में 14 भरते, D में 10 और F में 6। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं को जस्ट आधे कर दें तो हाफ फिल्ड। अगर कहीं भी तुम्हें हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल दिखाई देता है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल दिखाई दें तो उन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है जिनमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल दिखाई दें। पेनिट्रेशन इफेक्ट और सबसेल पेनिट्रेशन इफेक्ट और सबसेल इफेक्ट का मतलब है जैसे एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एस जो है न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है, पी थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं एस पी डी एफ में एस न्यूक्लियस के नजदीक है, पी थोड़ा दूर है, फिर डी, फिर एफ। एस का शेप भी कॉम्पैक्ट होता है, पी का डंबल, डी का डबल डंबर और एफ का कॉम्प्लेक्स होता है। तो एस जो है स्फेरिकल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो और प्लस न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी खर्च होगी। तो हम कह सकते हैं एस ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। या हम जैसे कहें 3s 3p, तो 3s न्यूक्लियस के नजदीक है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये जो इफेक्ट हैं ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्टेड करते हैं। अब इसका वेरिएशन हम लोग चेक करेंगे कि वेरिएशन ग्रुप में क्या चेंज होता है और पीरियड में क्या चेंज होता है। तो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियड में चला जाता है लेफ्ट से राइट और ग्रुप में चला जाता है टॉप से बॉटम। पीरियड में जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लेफ्ट से राइट चलने पे बढ़ती है। ग्रुप में क्या होता है, एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब टॉप से बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट पीरियड में चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। अब कौन से पीरियड में, जैसे हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम वैसे भी इनर्ट गैस है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी होता है, तो लेफ्ट से राइट चलने पे हमने कहा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम की ज्यादा होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की ही होती है। सेकंड की बात करें तो अभी हमने बताया लेफ्ट से राइट चलने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में ये होना चाहिए कि पहले लिथियम की कम, फिर बेरिलियम की ज्यादा, फिर बोरान की, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की सबसे ज्यादा। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल मिल जाते हैं, और अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्टेड करते हैं। जैसे बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी ये फुल फील्ड हो गया। नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, तो
पी में 3 इलेक्ट्रॉन है यानी हाफ फिल्ड हो गया। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी खर्च होगी। ऐसी हम बात करें बेरिलियम और बोरॉन की, तो बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरॉन के कंपेयर में क्योंकि ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल रख रहा है। तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर नहीं हो के सही क्या होगा, पहले लिथियम, फिर बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन की कम बेरिलियम की ज्यादा क्योंकि ये फुलफिल्ड है। इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन की कम नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ये ऑर्डर चलेगा। ऐसी थर्ड पीरियड की बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में, तो यही हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला यहां भी लगेगा, तो एक स्टेप बढ़ा देंगे। तो सोडियम पहले आएगा, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में पहले एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर में जो इधर ऐसा हो रहा था यहां भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड मिलेगा, सल्फर कम, फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर ये ऑर्डर सही चलते हैं। तो एक्सेप्शनल केस भी याद रख लेना क्योंकि बीच बीच में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, तो सही ऑर्डर ये है, इसका सही ऑर्डर ये है। अब अगर हम ग्रुप में ट्रेंड देखें तो ग्रुप में अभी हमें बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर, टॉप से बॉटम चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो नॉर्मली अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में टॉप से बॉटम चलने पर साइज बढ़ रहा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। सबसे कम सीजियम की होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की और हाईएस्ट हीलियम की। सेकंड ग्रुप की बात करें तो नॉर्मल ट्रेंड है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में हम लोग देख रहे हैं कि साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में भी आता है। ग्रुप 13 की 13 या थर्ड ग्रुप की 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाले में तो ऑर्डर ये होना चाहिए टॉप से बॉटम चलने पर डिक्रीज होगी, यानी पहले सबसे हाईएस्ट, फिर पहले बोरान, फिर एल्यूमिनियम की, गैलियम, और सबसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे चलने पर कम होनी चाहिए। बट ये ट्रेंड सही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर आता है, पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती बोरान की, उसके बाद थैलियम आता है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, ये ऑर्डर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड कॉम्पिटिशन में भी आता है। पहले बोरान, इस टाइप से डब्ल्यू से याद रख लेंगे, पहले वी है, फिर जी है, फिर ए एल है, देखो पहले ये है, फिर इसके बाद ये नंबर आया, फिर जीए आएगा, फिर एल, फिर इंडियम। और ये ऐसा इस वजह से हो जाता है क्योंकि एक अभी आगे चल के जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस कम हो जाती है थैलियम की, और रेडियस कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है, जिससे इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, इसमें रेडियस कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो सही ऑर्डर 13 ग्रुप का ये है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।